नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में हम करंट जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आने वाली आगामी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यानी नर्तक हैं जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, उनका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कालबेलिया, दूसरा कथक, तीसरा भरतनाट्यम और डी है भांगड़ा। अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर जो होगा वो कथक होगा। यानी पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक शास्त्रीय जो नृत्य है उनसे संबंध रखते थे। अगर हम बात करें कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान में कालबेलिया जनजाति जो है वो पाली, अजमेर, उदयपुर, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भरपूर मात्रा में कालबेलिया जाति जो वो पाई जाती है और उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या मिला है? स्थान मिला है। और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, वो सबसे प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है गुलाबो। गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा दूसरा जो है वो कंचन सपेरा। कंचन सपेरा जो है वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगर हम बात करें भंगड़ा की, भंगड़ा पंजाब का शास्त्रीय नृत्य, पंजाब का महत्वपूर्ण नृत्य, और भरतनाट्यम जो है वो दक्षिणी भारत का महत्वपूर्ण नाट्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 किसे चुना गया है? और आपके सामने जो पहले ऑप्शन है लियोन मेसी, रॉबर्ट लीवाडोस्की, रोनाल्डो, एलेक्सिया पुतेलस। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा रॉबर्ट लेवाडोस्की। और रॉबर्ट लेवाडोस्की जो है वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो हम कहते हैं पोलैंड से। किससे संबंधित है? पोलैंड से संबंधित है। अगर हम बात करें लियोन मेसी, वो अर्जेंटीना से, रोनाल्डो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है वो ब्राजील से, और पुतेलस जो है वो स्पेन से संबंधित है। इन्होंने ये जो अवार्ड है ये लियोन मेसी को हराकर प्राप्त किया। यानी पहले नंबर पर लेवाडोस्की हैं और दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो लियोन मेसी रहे थे। फीफा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल अवार्ड गिना जाता है और लियोन मेसी लगातार प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार जो है वो रॉबर्ट लेवाडोस्की जो है उन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें महिलाओं में, ये जो अवार्ड है ये स्पेन की लेवाडोस्की पुतेलस ने क्या किया है? प्राप्त किया। यानी महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ फीफा जो अवार्ड है वो स्पेन की एलेक्सिया पुतेलस को प्राप्त हुआ है। और पुरुषों में बात करें तो पोलैंड के रॉबर्ट लेवाडोस्की को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पे बनेगा? तो इसमें ऑप्शन है पहला ए सूरत, बी कोटा, सी पुणे और डी मुंबई। अगर हम बात करें इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सूरत। देश का जो पहली जो बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई के मध्य बनने जा रही है और इसका जो पहला स्टेशन होगा वो कौन सा होगा? सूरत होगा। अगर हम बात करें विश्व के संदर्भ में, विश्व में पहली बुलेट ट्रेन जो है वो जापान में, और कब? हम कहते हैं
1964 में प्रारंभ की गई थी। विश्व में सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो थी वो जापान में 1964 में क्या की गई, प्रारंभ की गई थी। अगर हम बात करें भारत में ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले जो ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य प्रारंभ की गई। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी रही थी, हम कहते हैं 33.8 किलोमीटर। 33.8 किलोमीटर लंबी जो है वो भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य प्रारंभ की गई। और अगर हम बात करें कि कोटा, तो कोटा की जैसे ही बात करते हैं, राजस्थान में दो जो है वो रेलवे जोन है। एक रेलवे जोन जो है वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है जो कहाँ पे है, जयपुर में है। और दूसरा जो रेलवे जोन है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है जो कहाँ पे, जबलपुर मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है और उसका एक मंडल कोटा जो है वो राजस्थान में क्या है, अवस्थित। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया। यानी खेल के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। और अगर किसी खिलाड़ी ने अपने पिछले कुछ सालों से लगातार खेल में उत्कृष्ट योगदान दिया है उसके संदर्भ में ये दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है देवेंद्र झाझड़िया, दूसरा नीरज चोपड़ा है, तीसरा लवलीना बोरगोहेन है और चौथा जो है मीराबाई चानू है। इसका सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा नीरज चोपड़ा जो है, इन्हें इस वर्ष 2022 का लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया, नामांकित किया गया। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक थे, इस टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंका था, तो हम कहते हैं कि इन्होंने 87.58 मीटर जो है 87.58 मीटर जो है वो भाला फेंक कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। यानी टोक्यो ओलंपिक ने हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला जेवलिन थ्रो फेंक कर जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इससे पहले जो है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो अभिनव बिंद्रा जो थे, उन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो एक तो हमें याद रखना है, नामांकित हुए। अगर हम बात करें कि इससे पहले भारत में लॉरेंस जो ये विश्व खेल पुरस्कार है किसने प्राप्त किया, तो एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर। आप सबको पता है, किसी से भी नाम छुपा हुआ नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में जो है वो यह पुरस्कार प्राप्त किया था। दूसरा विनेश फोगाट ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट और हम कहते हैं कुश्ती में विनेश फोगाट जो है उससे लॉरेंस पुरस्कार प्राप्त किया। अगर हम बात करें कि 2021 का लॉरेंस जो पुरस्कार है वो किसने प्राप्त किया, तो वो है राफेल नडाल, जिन्होंने इस वर्ष का ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल ओपन जो खिताब है वो जीता है। और लॉरेंस पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो 1999 में खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है ये प्रारंभ किए गए थे। तो याद रखना कि 2022 में नामांकित खिलाड़ी की बात करें तो नीरज चोपड़ा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक जो खेल है इस ओलंपिक खेल में भाला फेंका था और वो जो भाला था वो उसने सोने पर क्या किया, निशाना लगाया 87.58 मीटर हरियाणा से, और इसलिए इन्हें नामांकित किया। देवेंद्र झाझड़िया लगातार पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक विजेता है और इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में क्या किया, पदक प्राप्त किया। लवलीना बोरगोहेन इन्होंने भी इस बार के ओलंपिक में पदक प्राप्त किया
और मीराबाई चानू जो है ये भी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में क्या की जाती है, गिनी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी जकार्ता को कहाँ स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? यानी इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की जाएगी, ये जो निर्णय है ये इंडोनेशिया की संसद ने लिया। और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो जावा, सुमात्रा, नुस्तारा और बोर्निया। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो वर्तमान में हम बात करते हैं, इसका सही उत्तर है नुस्तारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो होगी वो नुस्तारा होगी। इससे पहले इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, जावा द्वीप पर जकार्ता, यहां पे थी जकार्ता। जकार्ता से ये राजधानी जो है, यानी ये जो द्वीप है ये सुमात्रा, ये जावा और ये जो है बोर्नियो। और बोर्नियो में जो है वो नुस्तारा जो होगी वो इंडोनेशिया की राजधानी होगी। और ये कालीमतान जंगल जो है, कालीमतान जो जंगल है, उन कालीमतान जंगलों में ये नुस्तारा जो है वो राजधानी होगी। यानी कहने का अर्थ ये है प्रिय विद्यार्थियों कि बोर्निया जो है वो विश्व के सबसे बड़े द्वीपों में अपना स्थान रखता है और ये इसी द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। अगर मैं बात करूं नीचे वाला हिस्सा, ये इंडोनेशिया का है, यहाँ पे एक स्वतंत्र देश ब्रुनेई, और ये जो हिस्सा है ये मलेशिया का है। यानी बोर्निया द्वीप पर 3 देशों का अधिकार, एक इंडोनेशिया जहां पर कालीमतान जंगलों को जलाकर नुस्तारा राजधानी स्थापित की जाएगी, इसके उत्तर में मलेशिया का अधिकार, और एक हिस्सा जो वो ब्रुनेई देश के पास है। तो हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाजरे का वर्ष घोषित करने का प्रावधान किया? और आपके सामने ऑप्शन है 2023, 2020, 2024 और 2021। अगर हम बात करें इसका सही उत्तर होगा वो होगा 2023। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को बाजरे वर्ष के रूप में क्या किया जाए, घोषित किया जाएगा। और अगर हम बात करें 2021 का जो वर्ष होगा वो फलों व सब्जियों का जो वर्ष है वो क्या किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। तो 2023 जो है वो बाजरे का वर्ष होगा और 2021 जो है वो फलों व सब्जियों का वर्ष घोषित किया जाए। नेक्स्ट हम बात करें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन जो है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है असम, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है उत्तराखंड। अगर हम बात करें इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, तो हम बात करते हैं इसका सही उत्तर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है इसमें देश का देश का 53वां टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य को मिलकर बनाया गया। एक का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगल वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों को मिलाकर देश का 53वां टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या किया है, प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश,
और मध्य प्रदेश जो है इसे टाइगर स्टेट्स कहा जाता है, यानी टाइगर राज्य जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जो बाघ हैं वो किस राज्य में, हम कहते हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरी बात करते हैं असम। तो असम में 2 टाइगर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है, एक का नाम है काजीरंगा और एक है मानस, और दोनों ही जो हैं वो एक सींग के जो गैंडे हैं उनके लिए भारत भर में क्या है, प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें कि भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में, तो हम कहते हैं 1936 में उत्तराखंड में भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, जिसका नाम था हेली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और बाद में ये जो हेली है इसी का नाम परिवर्तित करके महान शिकारी जिम कार्बरोट के नाम पर इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और वर्तमान में इसी का नाम है वो एक नाम परिवर्तित किया है, रामगंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। रामगंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि राजस्थान में 52वां जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को घोषित किया गया, जो किस जिले में, हम कहते हैं बूंदी जिले में। किस जिले में, बूंदी जिले में। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर एक बात करें कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में पेंच अवस्थित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है और पेंच महाराष्ट्र जो है वो सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे नामांकित किया गया? अगर इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है गुरप्रीत कौर, दूसरा PR श्रीजेश, तीसरा रानी रामपाल और चौथा है PV संधू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो PR श्रीजेश होगा। और PR श्रीजेश जो है इन्हें भारतीय हॉकी में दीवार के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय हॉकी प्लेयर जो गोलकीपर हैं तो इन्हें जो है वो दीवार के नाम से संबोधित किया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये इन्हें प्रदान किया गया। रानी रामपाल जो है इन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है, भारत की एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त है वो कौन है? रानी रामपाल। और उसके बाद में दूसरा पुरस्कार ये प्राप्त करने वाले जो हैं वो भारत के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश जो है उन्हें ये पुरस्कार क्या किया प्राप्त किया गया। अगर हम बात करें PV संधू तो PV संधू में एक चीज याद रखनी है कि ये भारत की दूसरी खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किया, यानी भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 ओलंपिक में क्या किए, मेडल प्राप्त किए हैं। और इससे पहले ये जो कारनामा है ये किसने किया? तो सुशील कुमार। सुशील कुमार भारत के पहले जिन्होंने रेसलिंग में लगातार जो है 2 ओलंपिकों में क्या किया, पदक जीते। और उसके बाद में जो है
वो पीवी संधू, जो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में क्या किया, पदक प्राप्त किया। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।